ठीक है। तो देखो हम लोगों ने अल्फा जो है, अल्फा क्या अटेन्युएशन कांस्टेंट है, मतलब अटेन्युएशन फैक्टर है, अटेन्युएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको। हमने वोल्टेज करंट में निकाल लिया और यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने किस में निकाला है, पावर में निकाला है। तो ये तीन जो आपके फॉर्मूलेज हैं, so these three are the formula related with your attenuation, right? So अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो सारे फॉर्मूला है ना, इसमें आप देखोगे जो लॉग है ना, इसका बेस क्या है, 10 है। सारे फॉर्मूले में क्या है, लॉग का बेस जो है 10 है। ठीक है। तो जो अल्फा इन टर्म्स ऑफ डेसिबल है, डेसिबल में जब हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो 10 ही होता है। ठीक है ना, बेस 10 है उसका बेसिकली। ठीक है। अब ना एक और यूनिट है, ठीक है ना, एक और यूनिट है जिसका, जिसमें हम क्या करते हैं ना कि जो अल्फा अटेन्युएशन है ना, उसको हम लोग किसमें, नेचुरल लॉ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक और यूनिट है आपका, जैसे आपको ये तो किस में आ गया, ये तो आपका डेसिबल में आ गया। ठीक है। इसके अलावा एक और यूनिट है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अटेन्युएशन, वेट, अटेन्युएशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, देखो इसमें क्या होगा सिंपली कि हम क्या करेंगे ना, जो भी एटेन्युएशन सपोज करें उसको हम एन से इंडिकेट कर रहा हूँ, मैं सपोज करें एन से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें जो बेस लेंगे ना लॉग का, वो ई लेंगे बेस। नेचुरल लॉग में हम लॉग बेस ई लेते हैं, उसको हम लोग एल एन भी सिंपली लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लॉग बेस ई ही लिख रहा हूँ। ठीक है। आप इसको एल एन भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई एस अपॉन आई आर। ठीक है। तो जब भी अगर हम कोई भी वोल्टेज कोई भी करंट के रेशियो को, आई एस क्या है आपका सेंडिंग करंट, और आई आर क्या है जो भी रिसीव हो रहा है करंट, उसका रेशियो है। और उसका मैंने क्या किया है, नेचुरल लॉग ले लिया है उस रेशियो का। तो दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एटेन्युएशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग नेपर, नेपर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो हम लोग डीबी बोला था, डीबी में हमेशा क्या था आपका, नॉर्मल लॉग था। नॉर्मल लॉग मतलब बेस 10 वाला लॉग। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा लॉग है, यहाँ पे आपका नेचुरल लॉग है। तो जब भी हम नेचुरल लॉग के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका यूनिट एटेन्युएशन का क्या होगा, नेपर होगा। ओके। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अब आई एस बाई आई आर का रेशियो हमने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है। अब मैं इस चीज को, आपको याद होगा कि जो आपका पी एस की वैल्यू थी, जो भी सेंडिंग पावर है, सेंड पावर है, उसको हम क्या लिखते हैं, सेंड पावर को लिखते हैं पी एस। पी एस का मतलब क्या होता है, आई एस का स्क्वायर टाइम्स जेड एस। ठीक है। ऑल्सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिखते हैं वी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एस। ठीक है ना, ये लिखा जाता है। ऐसे ही आपका पी आर क्या होता है, आई आर का स्क्वायर टाइम्स जेड आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर का स्क्वायर अपॉन जेड आर। ठीक है ना। ये फॉर्मूला का आपको पता होगा ना, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है ना, पावर जो होता है। ठीक है। तो जो सेंडिंग पावर और रिसीव पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमने क्या एज्यूम करा था कि जो जेड एस है उसकी वैल्यू क्या है, जेड आर के बराबर है। ये एज्यूम करा था हम लोगों ने। ठीक है ना, एज्यूम करा था। ओके। तो अब ऐसा केस मैं ले लूँ, सपोज करो, ठीक है, ऐसा केस ले लूँ और मैं इस आई एस अपॉन आई आर को लिखना चाहूँ। ठीक है। मतलब अगर सपोज करें ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इससे मैं क्या निकाल दूँ, पी एस बाई पी आर निकाल दूँ, पी आर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आई एस अपॉन आई आर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड इनटू, सॉरी, जेड एस डिवाइडेड बाई जेड आर। ये हो जाएगा। मैं ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ सिंपली। ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, जेड एस एस, जेड एस इक्वल टू जेड आर, उस केस में क्या लिखूंगा मैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी आर इक्वल क्या आ जाएगा, आई एस अपॉन आई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा कि आई एस बाई आई आर इक्वल क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट में पी एस अपॉन पी आर। ठीक है, यहाँ तक आ गया मेरा। अब देखो अगर कहीं भी किसी को नहीं समझ में आएगा तो यू कैन स्टॉप मी। ओके, आप बीच में स्टॉप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके। अब देखो मैंने क्या करा है कि एन जो था हमारा, जो हमने नेपर में हम जो लिख रहे थे, एन इक्वल टू क्या था, लॉग, नेचुरल लॉग आई एस बाई आई आर, ये था। और आई एस बाई आई आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में, ये आ गई अंडर रूट में पी एस बाई पी आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं लॉग
ई पी एस डिवाइडेड बाई पी आर टू द पावर हाफ, ठीक है ना। अब ये हाफ कहाँ चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ लॉग बेस ई पी एस अपॉन पी आर, ठीक है। तो जो यहाँ से अगर मैं नेपर में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, मैं नेपर में लिखना चाहूँ एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ लॉग बेस ई पी एस डिवाइडेड बाई पी आर। ओके, ऐसे मान लो मॉड में रख लो। मॉड में रखने का मतलब ये है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो पावर तो निगेटिव वैसे भी नहीं होगा। सो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, एटेन्यूएशन इन, ये क्या है आपका, एटेन्यूएशन इन नेपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। दोनों में एटेन्यूएशन इन डीबी एंड एटेन्यूएशन इन मतलब एटेन्यूएशन इन नेपर, दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन अल्फा डीबी एंड अल्फा एन, मतलब नेपर को मैंने अल्फा एन लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को रिलेशनशिप के लिए निकालना है, तो देखो आपको याद होगा अल्फा डीबी को हम लोग क्या लिख रहे थे, अल्फा डीबी इक्वल्स लिख रहे थे हम लोग 10 लॉग, क्या लिख रहे थे, पी एस डिवाइडेड बाई पी आर लिख रहे थे, ठीक है ना, पी एस डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है। और हमने क्या एज्यूम करा है, एज्यूम मैंने करा है, एज्यूम जो जेड एस की वैल्यू जेड आर के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 लॉग आई एस स्क्वायर जेड एस अपॉन आई आर स्क्वायर जेड आर। तो अगर दोनों बराबर हैं, अगर आपने जब ये एज्यूम करा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली 20 लॉग, अच्छा इसका बेस कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि हम लोग डेसिबल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस 10 और ये हो जाएगा आई एस बाई आई आर, ठीक है ना। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, किसका है, अल्फा डीबी का, ठीक है। एक और चीज, ये तो हमारा सपोज करो कि हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। एज अगर मैं एन की बात करूं, ठीक है ना, मतलब नेपर वाला बात करूं, तो नेपर को हमने कैसे डिफाइन किया था, एन को हमने डिफाइन किया था नेचुरल लॉग ऑफ ई ऐसे आई एस बाई आई आर, ऐसे करके डिफाइन किया था। अभी बताओ मेरे को आई एस बाई आई आर निकालना है यहाँ से, ठीक है ना, मतलब मेरे को आई एस बाई आई आर निकालना है, तो क्या होगा, कोई बताएगा, आई एस बाई आई आर कैसे निकलेगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एन हो जाएगा। ये कहाँ से आया समझ में आया किसी को? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ ना कि लॉग को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एंटी लॉग हो जाएगा इसका, मतलब ये लॉग बेस ई जो है इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग का मतलब ई टू द पावर एन, ठीक है ना। तो ई टू द पावर एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, आई एस बाई आई आर हो गई, ठीक है ना। ई टू द पावर एन की वैल्यू क्या आ गई, आई एस बाई आई आर, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इस आई एस बाई आई आर को, आई एस बाई आई आर की वैल्यू क्या आ गई, मैंने ई टू द पावर एन, ठीक है। यहाँ पे एन याद होगा, एन क्या था, अच्छा एक चीज ना, इसको एन न लिख के एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको एन न लिख के ना मैं इसको अल्फा एन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अल्फा एन का मतलब एटेन्यूएशन इन नेपर, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको अल्फा एन लिखो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, अल्फा एन ऐसे, ठीक है, इसको लिखो अल्फा एन, समझ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं ऊपर भी चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि एन लिखने से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको अल्फा एन लिख रहा हूँ। अल्फा एन का मतलब अल्फा किसके लिए यूज हो रहा था, एटेन्यूएशन के लिए, और एन क्या इंडिकेट कर रहा है, एटेन्यूएशन इन नेपो, ओके। तो इसलिए इसको मैं अल्फा एन लिख रहा हूँ, रादर एन, यहाँ पे भी आप अल्फा एन कर लेना, जहाँ यहाँ एन है वहाँ पे अल्फा एन कर लेना, इट विल बी, वेट लेट मी डू इट, आप भी कर लेना जहाँ पे भी अगर कहीं मिस होगा, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, देखो ई टू द पावर अल्फा एन की वैल्यू मेरे को मिल गई, और क्या है, आई एस बाई आई आर। लेट्स फर्स्ट सी दिस इक्वेशन, राइट। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, वेट, मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूंगा, इस वाले को, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, इस वाले इक्वेशन को, ठीक है।
तो ये क्या है, अल्फा डी बी इक्वल टू 20 लॉग बेस 10 आई एस बाई आई आर है। और हमने मॉड एस एस आई एस अपॉन आई आर, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी हमने मॉड में निकाला था, ई टू दी पावर क्या आया था, ई टू दी पावर आया था अल्फा एन, लेकिन यही आया था ना, अल्फा। देखो यही आया था हमारा कि ई यस टू दी सर। पावर अल्फा एन, फोर्थ इक्वेशन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पुट कर दूंगा, इसमें प्लग कर दूंगा, इस चीज को मैं ना इसमें प्लग कर दूंगा, तो प्लग करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा डी बी मतलब अटेन्यूएशन इन डी बी विल बी इक्वल टू 20 लॉग बेस क्या है 10 है, और आई एस बाई आई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर अल्फा एन लिख सकता हूँ ना, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अल्फा डी बी जो होगा, अभी जो पावर है, जो आपका पावर है अल्फा एन, इसको हम इधर ला सकते हैं ना, इस साइड में, इस साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 अल्फा एन और लॉग 10, मतलब लॉग ई बेस 10, ये आ गया। अब आपको पता होगा ई जो होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, 2.7 उनके आसपास होता था, 2.7 समथिंग करके, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होता है ई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको रख दोगे आप अल्फा डी बी, अप्रोक्सीमेटेड कितना आ जाएगा 20 अल्फा एन और इंटू इंटू 2.71, सॉरी वेट, ई की वैल्यू इतनी होती है तो लॉग लिखना पड़ेगा मेरे को, वेट, हाँ इसको मैं लिख दूँ ऐसे लॉग, ठीक है, बेस 10 है और ई की वैल्यू है 2.71, ओके। अब इसका वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है ना, लॉग 2.71 का वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, रुको वेट, लॉग वेट 2.71 और इसका मेरे को लॉग लेना है, तो देखो ये कितना है 0.432 के आसपास, 0.433 लिख लो, 4329, 0.4329, वेट, ये आ गया आपका 20 अल्फा एन और इसका कितना है वैल्यू 0.43, और अरे इतना ही लिख लो, ठीक है, 0.43 देना, आगे भी कुछ होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो 20 से, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8.6 समथिंग आएगा ना, 8.6, ठीक है ना, 8.6 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम्स अल्फा एन, तो अल्फा टाइम्स डी बी इक्वल्स टू कितना आया हमारा, अल्फा डी बी मतलब इक्वल्स टू कितना है 8.6 अल्फा एन, मतलब क्या है, अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूँ, ये हमारा आया है फाइनल, ठीक है ना। अब इस चीज को मैं लिखना चाहूँ कि आखिर है क्या, हमने क्या किया है, मतलब आपका अगर एटेन्यूएशन इन डीबी निकालना है, एटेन्यूएशन एटेन्यूएशन इन डीबी, एटेन्यूएशन डीबी का मतलब क्या है, अल्फा डीबी, ठीक है ना, वो किसके बराबर है 8.6 अप्रोक्सीमेटली, फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 8.6 टाइम्स क्या, एटेन्यूएशन इन नेपो, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, बहुत बारी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, you will be given like for example ki you might be given ki attenuation is in dB is this, what is the attenuation in terms of nepo, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 8.686 होता है, वैसे आपको अगर याद करना होगा तो अगर पूरा याद करना है तो 8.686 होता है, ठीक है ना, अगर आपको अच्छे से याद करना है तो ये मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप भी इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो यही आएगा 8.686 आएगा, ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, एटेन्यूएशन इन डीबी होता है वो किसके बराबर होता है 8.686 एटेन्यूएशन इन नेपो, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो एटेन्यूएशन इन डीबी होगा ना, उसका जो क्वांटिटी होगा वो एटेन्यूएशन इन नेपो से ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो कितने टाइम्स ज्यादा, 8.6 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ये यहाँ से हमारा ए डिराइव हुआ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, जहाँ तक ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम से और भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना। ये कभी नहीं भूलना है क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज होगा, एम्पलीफायर्स में भी यूज होगा। कई बार एम्पलीफायर में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों में नेपर और इसमें रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इट माइट अपीयर इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, ओके। सो अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब हमारा देखो, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सिलेबस में चलते हैं हम लोग। सिलेबस में हमारा देखो क्या है, यूनिट्स ऑफ एटेन्यूएशन हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटेन्यूएटर्स हो गया, ठीक है। अब हमारा है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एटेन्यूएटर, सिंपल एटेन्यूएटर्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, सिमेट्रिकल, टी, पाई, एल टाइप, ठीक है ना। तो देखो एक स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, अगले टर्न पे हम फिर स्टार्ट करेंगे उसका एनालिसिस। बहुत ईजी एनालिसिस है, जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस वगैरह निकालते थे, ये सारा कुछ ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे, ओके। बहुत टफ नहीं है, अगले टर्न पर हम देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो देखो आपका जैसे एटेन्यूएटर ना, हमने क्या बताया था कि नॉर्मली जो एटेन्यूएटर होता है, एटेन्यूएटर के टाइप्स अगर मैं बात करूं, एक तो कैटेगराइजेशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल का, ठीक है ना, फिक्स और वेरिएबल का। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है आपका टी टाइप का, पाई टाइप का, पाई टाइप का। और टी टाइप और पाई टाइप में आपके ना नॉर्मली सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स होते हैं, और एल टाइप जो एटेन्यूएटर्स होते हैं वो आपका असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मली ये सिमेट्रिकल वाले हैं, सिमेट्रिकल, और जो एल टाइप है वो आपका असिमेट्रिकल, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिजाइन दीस टाइप ऑफ एटेन्यूएटर्स। मतलब आपको दिया रहेगा कि इतना एटेन्यूएशन है, ठीक है ना, एटेन्यूएशन की वैल्यू दी रहेगी, एंड बेस्ड ऑन इट यू हैव टू डिजाइन कि क्या होना चाहिए कंपोनेंट्स की वैल्यू। जैसे मान लो मैं टी टाइप एटेन्यूएटर की बात करूँ, जैसे मान लो हम लोग को क्या करना है आगे, कि जैसे आपके पास ऐसे अगर मान लो एटेन्यूएटर दिया हुआ है, ऐसे आपको बोला जाए कि आपको एक टी टाइप एटेन्यूएटर डिजाइन करना है, तो इसमें क्या दिया जा रहा है आपको, इसका दिया रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस नहीं बोलते, रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस होता है। क्योंकि आप अगर इंडक्टर और कैपेसिटर लगाओगे ना, तो इट विल नॉट गोइंग टू इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पावर डिसिपेशन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एटेन्यूएट करना है सिग्नल की पावर को। तो आपको पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर्स तो एटेन्यूएट करता नहीं है, ठीक है, कौन करता है, रेजिस्टर करता है। तो इसलिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है एटेन्यूएटर, क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इसलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ना बोल के यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट नहीं होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंपेडेंस का कोई काम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी रिएक्टिव कंपोनेंट हियर, because reactive component do not dissipate any power, okay, reactive component do not consume any power, that's why we are not going to use it here, okay। so हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग केवल ऐसा कंपोनेंट यूज करेंगे जो पावर को क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, और पावर को एब्जॉर्ब क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस होगा। तो आपको दिया रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस दिया रहेगा, और एक पैरामीटर और दिया रहेगा, उसको बोलते हैं एन। एन का मतलब क्या होगा, एटेन्यूएशन दिया रहेगा, कितना एटेन्यूएट होना चाहिए। अब ये दो पैरामीटर्स दिए रहेंगे, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज कंपोनेंट्स, लाइक R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है ना। तो एक ऐसे हम डिजाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे आपका पाई टाइप का रहेगा, उसके लिए भी ऐसा करना होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब होता है कि कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो दो टर्म होता है, एक होता है डिजाइन और एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस में आपको क्या दिया रहेगा, कंपोनेंट्स की वैल्यू दी रहेगी, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस एंड एटेन्यूएशन फैक्टर, राइट। आपको क्या करना होगा एनालिसिस में, कि आपको R0 कैलकुलेट करने को बोल देगा, या फिर अल्फा कैलकुलेट करने को बोल देगा, ठीक है। डिजाइन में क्या रहेगा कि आपको ये सारा चीज दिया रहेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, R1 की वैल्यू क्या है, मतलब कंपोनेंट्स की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, समझ रहे हो। तो दीज आर द टू टर्म्स, और इन दोनों चीज को हम लोग देखेंगे अगले टर्म में, ठीक है। तो अभी किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन बिकॉज़ ऑलरेडी इट्स 5 o'clock, ठीक है।
चलो ठीक है, फिर हम इसको ओवर कर रहे हैं। ओके, ओके सर।